खुशामदीद कहती हूँ आपको इस सेहत के सफ़र में जो कि कर्शी हमारे लिए लेकर आया है। और आज हमारा मौजू है निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी केयर। सेहत जो है इसका ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द के माहौल के साथ बहुत ज़्यादा है। जो केयर है वो किस तरह की जाती है? क्योंकि सिगरेट नोशी भी हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान का पहला बोटैनिक गार्डन है। बहुत सारे दवाई पौधे इस्तेमाल होते हैं, उनमें सोमा कल्पा। हकीम साहब आपसे सवालात पूछना चाहते हैं। नमूनिया से कैसे बचा जा सकता है? नमूनिया जैसे मूजी मर्ज से, मोहलक मर्ज से बच सकते हैं। सेहत और जिंदगी का चोली दामन का साथ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और आप देख रहे हैं कर्शी सेहत का सफ़र। नाज़रीन, कहते हैं कि सेहत और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है, यानी अगर सेहत है तो ज़िंदगी है और अगर ज़िंदगी है तो सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेहत जो है वो किसी एक दिन या एक लम्हे की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो हमारे साथ सारी ज़िंदगी चलता है। और हम लोगों में सबसे ज़्यादा इशू इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी की तो परवाह करते हैं, ज़िंदगी से रिलेटेड बाकी चीज़ों की तो परवाह करते हैं, लेकिन अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत जानलेवा नुकसानात होते हैं। और जब सारी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन हमारे पास सेहत नहीं रहती, फिर हमें उसकी कदर आती है कि हमने सारी ज़िंदगी क्यों ना उसकी हिफाजत की। और नाज़रीन, इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए, इनका सलूशन बताने के लिए हमारे इस कर्शी सेहत के सफ़र में हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत नामवर हकीम जनाब मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ आपको इस सेहत के सफ़र में जो कि कर्शी हमारे लिए लेकर आया है। और साथ साथ मैं इनके बारे में बताती चलूँ कि ये सीनियर फिजिशियन कर्शी इंडस्ट्रीज़ हैं, नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मेंबर भी हैं और गुज़िश्ता 22 साल से शोबा तिब में खिदमात हमारे लिए पेश कर रहे हैं। और इससे भी मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि इनकी तीसरी जनरेशन है, यानी ये थर्ड जनरेशन से इस शोबा तिब से मुंसलिक हैं और हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो हमारा मौजू है, वो है निज़ाम तनफ़ुस यानी अमराज़ सीना यानी रेस्पिरेटरी केयर के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं ये रेस्पिरेटरी केयर जहाँ बात हो रही है, तो मैं पूछती हूँ कि जनरल जो केयर है वो किस तरह की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक फेफड़ों के अमराज या रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो चूँकि हमारी जो मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में पोल्यूशन जो फ़ज़ाई आलूदगी है, ये बहुत ज़्यादा हमारी सेहत को मुतासर कर रही है। तो सबसे पहले तो ऐसी इन्वायरमेंट जो पोल्यूटेड है उससे बचने की कोशिश करें। और चूँकि सिगरेट नोशी भी हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होती है, हम खुद सिगरेट ना भी पीते हो तो कोई और सिगरेट नोश हो और आपके पास वो बैठा सिगरेट नोशी कर रहा है तो उसके धुएँ से भी मुतासर होते हैं। और अगर वालिदैन सिगरेट नोश हैं तो वो ख़ास पर वालिद बच्चों के पास बैठे हुए सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो उसके धुएं से उसे पता ही नहीं है कि उसके बच्चे मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का अगर हम केयर करते हैं तो ना सिर्फ जो फेफड़ों के मसाइल हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसाइल हैं, उससे बचत होती है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने की कोशिश करें तो यकीनन इससे हम इन अमराज से बचे रहते हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके बारे में मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि पाकिस्तान में जितने अमराज हैं उनमें अमराज सीना जो हैं वो 51% हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जितने भी अमराज पाए जाते हैं इनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। और उसमें भी बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। लेकिन बड़ों में भी अगर देखें तो हर साल 1 लाख लोगों की जान जो है वो कैंसर ले जाता है, फेफड़ों का कैंसर ले जाता है, जो कि उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि चेन स्मोकर्स होते हैं। यानी हम अपने इस शो के अंदर बात करेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने हमारे लंग्स हैं या फिर सीने में मौजूद जितने अज़ा हैं उनकी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं कर्शी सेहत का सफ़र।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं करशी सेहत का सफ़र और आज का हमारा मौजू है निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी केयर। अब मैं पूछती हूँ सलीमी साहब से कि वो कौन से अमराज हैं जो कि बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे मुल्क में। हाँ जी, ये हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये नाक से शुरू होता है ये सिस्टम और ये फेफड़े और सारे, तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है फ्लू का मसला, जो एक अंदाजे के मुताबिक साल में एक आध बार हर इंसान को लाजमी हो जाता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। और इस तरह नमूनिया है जी, दमा है, एस्थमा, और इसके अलावा खांसी, उसमें कभी किसी को खुश खांसी, बलगमी खांसी, फिर ये कि काली खांसी। तो ये ज़्यादातर अमराज इन्हीं अमराज से वास्ता पड़ता है। ये डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इनकी शरह पाई जाती है। इनमें सबसे पहले मैं जिसके बारे में पूछूंगी वो निमोनिया के बारे में आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो बताइए कि निमोनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि लोगों को कैसे इंडिकेट होगा, और फिर उसके क्योर के बारे में। ये निमोनिया बुनियादी तौर पर तो चूँकि फेफड़ों की सोजिश है, इसमें जो इसका सबब बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे जो फंजाई या हो सकते हैं पैरासाइट्स वगैरह भी इसके सबब बन सकते हैं। तो इसमें आम तौर पर छाती में दर्द होता है, बुखार हो जाता है, खांसी रहती है और मरीज़ जो है ना वो बड़ा लेथार्जिक और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और अगर ये शिद्दत अख्तियार कर जाए तो यकीनन इससे अमवात की शरह भी है निमोनिया के हवाले से। बिल्कुल जी। और इसकी केयर के बारे में, इसकी केयर के हवाले से सबसे बुनियादी बात है आप हिफ्ज़ान सेहत और पर्सनल हाइजीन। सेहत जो है इसका ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द के माहौल के साथ बहुत ज़्यादा है। बेशक। जब हम पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें और एक आम अंदाजे के मुताबिक ये है कि बच्चों में जो बिल्कुल 1 साल या 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें शरह ज़्यादा है निमोनिया की अटैक की, जो उसमें ज़्यादातर मामला होता है चूँकि अभी इम्यूनिटी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है पूरी तरह उसकी डेवलप नहीं हुई होती, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसके माहौल का, सफाई ना होना और जो मदर फीड का अवॉइड करती हैं ख़वातीन, उसकी वजह से भी ये निमोनिया का मसला हो जाता है। और ज़्यादातर इसमें मैं समझता हूँ कि हाइजीन जो है ना वो सफाई सुथराई के माहौल, उसका बड़ा असर है इस पर। इसी तरह से भी जो आप बाकी की अमराज जिनके अभी आपने नाम बताए उनमें नेक्स्ट नाम आपने लिया एस्थमा का, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसकी केयर कैसे करें लोग? जी हाँ, एस्थमा के अंदर भी जो सांस वाली नालियाँ होती हैं, इसे हवाई नालियाँ या ब्रोंकियोल्स कहते हैं। बिल्कुल जी। ये या तो इनमें सोजिश हो जाती है या बलगमी दमा की सूरत में ये इसमें सोजिश और साथ वो जो बलगम जिसे हम फ्लेगम भी कहते हैं वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। तो दमा जो इसमें इनहेरिट भी करता है जो इसमें, जी हाँ, तो वो भी एक मामला होता है। इसके अलावा जो एलर्जी इसका एक बहुत बड़ा सबब है। मौजूदा दौर में देखते हैं कि डस्ट हत्ता के घरों में कालीन का इस्तेमाल है, जो हम कर्टन यूज़ करते हैं और आम तौर पर हम तवज्जो नहीं करते कि सालों से कर्टन लगे हुए धोए नहीं है, ठीक है। और बेड शीट्स हैं, जो हत्ता के कुशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा तकिया जो यूज़ हो रहा है, तो इनके ऊपर जो हम कवर चढ़ाते हैं उसको हम धोते नहीं है अगर वक्त पर, तो उसकी वजह से भी एलर्जी का बायस हो जाता है वो मामला। जी। तो जब ये कैफियत हो तो यकीनन इसके लिए बर वक्त इलाज की तरफ रुजू करना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आज हमारा टॉपिक है और हम लोगों ने पहले भी आपको बताया कि हम आपको नेचुरल हर्ब्स के साथ उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, उसकी केयर बताएंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी करशी का जो हत्तार में हर्बल गार्डन मौजूद है, हकीम साहब हमें वहाँ लेकर गए और आप लोगों को जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से इन्वॉल्व जो जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं, जो जिनकी इफादियत इस सिस्टम के साथ मौजूद है, वहाँ पर जाके उन्होंने हमें दिखाई भी हैं, उसके बारे में बताया भी है। और इस हर्बल गार्डन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पाकिस्तान का पहला बोटैनिक गार्डन है। आज हम अमराज सीना और खांसी और सांस के अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं। इन अमराज में जो पौधे, बहुत सारे दवाई पौधे इस्तेमाल होते हैं, उनमें सोमा कल्पा
जिसको अंग्रेज़ी में एफिड्रा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है उसे स्टेम या डंडियाँ कहते हैं। आपकी मैं सिर्फ इसमें निकाल के कुछ दिखाऊंगा भी। ये स्टेम्स होती हैं बेसिकली इस पौधे की। स्टेम्स को लेकर 5 ग्राम पानी में बॉयल करें और उसका पानी जिस तरह हर्बल टी बनाते हैं उसका इस्तेमाल करें, शहद मिलाकर इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसे बरगे बांसा के नाम से जाना जाता है, इसे अड़ूसा भी कहते हैं। ये पौधा भी बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसमें बड़े फ़वाइद रखे हैं। ये इस अंग्रेज़ी में वसैका के नाम से जाना जाता है। ये खांसी, नमूनिया और गले की खराश और दमा वगैरह के लिए बड़ी फ़ायदेमंद दवाई पौधा है। वैसे तो इसके जो तने हैं, जड़ें हैं, ये सारी चीज़ें दवाओं में इस्तेमाल होती है, मगर ज़्यादातर जो इसका हिस्सा इस्तेमाल होता है वो पत्ते हैं इसके। इस वक्त मेरे हाथ में जो दवा है इसको मुलट्ठी के नाम से जानते हैं। इसको आम तौर पर लोग गले की खराश, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, दमा, सांस की तंगी और बैक्टीरिया और वायरस की जो इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके पौधे के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि ये पौधा देखने में किस तरह लगता है। ये इस तरह एक ज़मीन से चंद फुट ऊपर पौधा है जिसके ये पत्ते हैं और ये तना है, और इसकी जो जड़ है वो बेसिकली जो मैंने आपसे शेयर की, ये दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जी नाज़रीन, ये आपने देखा हमारे साथ चल के हमारे करशी हर्बल गार्डन को, जिसमें हकीम साहब ने आपको उन जड़ी बूटियों को दिखाया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं करशी सेहत का सफ़र, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं करशी सेहत का सफ़र और आज हमारा मौजू है निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी केयर, जिसकी जनरल बीमारियों और इलामात के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उनकी केयर के बारे में पूछ रहे हैं हकीम साहब से। जैसे हमने पहले टॉपिक्स डिस्कस किया, मैं आपसे फ़्लू के बारे में पूछती हूँ जो कि सबसे कॉमन है और कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बुज़ुर्ग नहीं है जिसको हर साल, जैसे कि आपने कहा, एक दफ़ा ज़रूर होता है। फ़्लू जिस तरह हमने पहले भी अर्ज़ किया कि साल में एक बार हर एक इंसान को लाजमी होता है और इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है और कोई सब कहीं ना किसी तरीके से इससे मुतासर होते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये इसका जो वायरस है वो सर्दी और जो खुश्की में ज़्यादा जो है ना एक्टिव होता है और ज़्यादा मुतासर करता है, ठीक है। और यकीनन जो लोग क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी का शिकार हैं, जो रेस्टलेस होते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं और उनकी डाइट ठीक नहीं होती है, तो ऐसे लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। फिर अगेन वो जो हाइजीन, जो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, वो इनसे ज़्यादा मुतासर होते हैं फ़्लू से। यानी ये हर बात का कंक्लूजन है कि हाइजीन का और अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखिए। फ्लू बहुत दफ़ा रिलेट करता है एलर्जी के साथ, किसी न किसी से कहीं एलर्जी हुई, कोई छींक के आए और फ्लू स्टार्ट हो गया। सो एलर्जी खाली फ्लू को क्रिएट करती है, एलर्जी क्या है? हाँ, एलर्जी बुनियादी तौर पर तो हमारे जिस्म किसी भी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल देती है, बेसिकली आम ज़ुबान में उसे एलर्जी कहते हैं, ठीक है। उसमें चूँकि मैंने अर्ज़ की ना कि बुनियादी दो चीज़ें हमारे सारे टॉपिक में, दो चीज़ें बड़ी हैं, एक क़ुव्वत मुदाफ़त है, दूसरी हाइजीन है। चूँकि हमारी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो रही है तो उसकी वजह से ऐसे मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एलर्जी, धुएं की एलर्जी, केमिकल्स की एलर्जी, खुशबू, हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, बाज़ टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, हत्ता कि बाज़ लोगों को किचन में जो हंडिया बन रही है उसकी जो स्मेल है उससे छींकें शुरू हो जाती हैं, किसी न किसी एक नमक मिर्च मसाले से हो रहा है। एग्जैक्टली। तो मुख्तलिफ एलर्जेंस बेसिकली जो हमारे हवाओं में मुख्तलिफ ज़रात होते हैं उससे हो जाती है। और जो ख़ज़ां और बाहर का जो मौसम है, ख़ास तौर पर जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें बहुत ज़्यादा इसका देखने में आता है। ख़ास तौर पर आप देखें इस्लामाबाद और ऐसे इलाके जहाँ पे ये तो ज़्यादा ग्रीनरी है, ज़्यादा पार्क्स हैं, वहाँ पे ये बड़ा मसला होता है। तो ये बेसिकली एलर्जेंस जो इर्द गिर्द होते हैं उससे जो क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर के लोग हैं या ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, ज़्यादा हसास लोग हैं, वो इससे बड़े मुतासर होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे कॉमन, सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है खांसी। हाँ जी, खांसी बेसिकली तो फेफड़ों का हमारा रद्द अमल है
जो अगर फेफड़ों में किसी वजह से भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ख़ासतौर पर चूँकि आम लोग रेशा या बलगम को जानते हैं, तो इसलिए अगर बलगम फेफड़ों में आया तो उसको निकालने के लिए जो फेफड़े रद्द-ए-अमल लेते हैं उसे खांसी कहते हैं। बिल्कुल, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो बुनियादी तौर एक तो ये समझिए कि आपके जिस्म उसको रद्द कर रहा है, उसको